मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि अपना टॉपिक चल रहा था पार्किंसन डिजीज, ठीक है। पार्किंसन डिजीज के बारे में अपन ने पढ़ा था। पार्किंसन डिजीज क्या होती है? पार्किंसन डिजीज मस्तिष्क की या ब्रेन की ऐसी बीमारी है जिसमें क्या होता है, डोपामिन बनाने वाले न्यूरॉन, नर्व सेल, न्यूरॉन या नर्व सेल नष्ट हो जाते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, पार्किंसन डिजीज के अंदर डोपामिन बनाने वाले न्यूरॉन जो है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि पेशेंट जो है उसको कोई भी मूवमेंट स्टार्ट करने में दिक्कत आती है, ठीक है। कोई भी मूवमेंट स्टार्ट करने और ख़त्म करने में जो दिक्कत आएगी, क्योंकि जो डोपामिन है वो एक बेसल गैंग्लिया नामक एरिया होता है ब्रेन के अंदर, उसको कंट्रोल करता है और उस एरिया का काम होता है कोई भी मूवमेंट को शुरू कराना और ख़त्म कराने का काम उसका होता है। तो पार्किंसन डिजीज में क्या होता है, तो याद रखो, डोपामिन बनाने वाले न्यूरॉन नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। डोपामिन बनाने वाले न्यूरॉन जो है वो नष्ट हो जाते हैं इसके अंदर। फिर अपन ने इसके बारे में पढ़ा था, इसके कॉज के बारे में कि किस कारण की वजह से जो है ये पार्किंसन डिजीज हो रही है। तो इसके बहुत सारे कॉज थे। सबसे पहले तो ये है कि डोपामिन बनाने वाला जो न्यूरॉन है वो नष्ट हो गया, ठीक है। दूसरा इसका ये था, जेनेटिक कारण हो सकता है, अनुवांशिक, या फैमिली में किसी को हुआ है तो हो जाएगा, या फिर ब्लड सप्लाई जो ब्लड वेसल्स लेके जा रही है न्यूरॉन तक, डोपामिन वाले न्यूरॉन तक, वो ब्लड वेसल जो है उसके अंदर कोई क्लॉट बन गया है जिससे ब्लड सप्लाई रुक गई है, या हेड इंजरी, या किसी भी कारणवश जो है वो नष्ट हो गया वहाँ पर। तो जिससे क्या होगा, डोपामिन का लेवल कम हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, पार्किंसन डिजीज के अंदर डोपामिन का लेवल जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि डोपामिन बनाने वाले न्यूरॉन नष्ट हो गए, ठीक है। डोपामिन का लेवल जो है वो इसके अंदर कम हो जाता है। फिर अपन ने बात की थी इसके साइन एंड सिम्टम की। तो 3 जो इसके मुख्य साइन थे वो कौन सा था? ट्रीमर, ब्रेडिकाइनेशिया और रिजिडिटी। ये इसके क्लासिकल साइन माने जाते हैं। ट्रिमर का मतलब क्या हो जाएगा कि हाथों की उंगलियां वगैरह जो है या जबड़ा वगैरह जो है अनकंट्रोल वो हिलाता रहेगा, ठीक है, उसके हाथ वगैरह से हिलते रहेंगे। ब्रेडिकाइनेशिया वो जो है मूवमेंट जो चाहता है वो मूव करना चलना चाहता है तो बिल्कुल धीरे धीरे होगा वो, कि उसको चलने में मूवमेंट करने में दिक्कत आएगी। रिजिडिटी उसमें अकड़न आ जाएगी इसके पोस्चर, ठीक है। ये 3 जो है वो मेन साइन बताए थे मैंने। उसके अलावा क्या होता है, उसका जो फेस है ना, उसका चेहरा कैसा दिखेगा, मास्क लाइक, जैसे कोई मास्क लगाया हुआ है, ठीक है। और क्या होगा, लार जो है वो पड़ती रहेगी उसके मुंह से, जिसको अपन ड्रॉलिंग कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा जब वो चलेगा तो उसके हाथ जो है वो सीधे रहेंगे, वो मूव नहीं, अपने हाथों को हिलाएगा नहीं आगे पीछे की तरफ। उसको क्या बोलते हैं अपन, पार्किंसनियन जायंट, GAIT, ठीक है। ये जो इसके मुख्य साइन थे। उसके अलावा है वही जो मसल्स जो है इसके अंदर मूवमेंट नहीं करवा पा रहे हैं, जैसे खाने पीने में कोई चीज़ निगलने में उसको वो दिक्कत आएगी। मुख्य साइन तो पार्किंसन डिजीज के 3 हैं, ट्रिमर, ब्रेडिकाइनेशिया और रिजिडिटी। उसके अलावा और है कि उसको फेस लाइक मास्क होगा, वो जो चलेगा ना तो ऐसे मतलब झुक के चलता है, ठीक है, और हाथों को हिलाता नहीं है चलते हुए, ठीक है, और उसके मुंह से लार टपकती रहती है। ये 4 साइन और है इसके, और वो 3 साइन जो है मेन साइन है इसके, ठीक है। इसके बाद आज बात करते हैं अपन इसकी डायग्नोसिस की, कि अपन उसके लक्ष्य कैसे पहचानेंगे, मतलब पता कैसे लगाएंगे पार्किंसन डिजीज का। तो डायग्नोसिस में अपन करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन एंड हिस्ट्री कलेक्शन। सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन एंड हिस्ट्री कलेक्शन। फिजिकल एग्जामिनेशन एंड हिस्ट्री कलेक्शन मतलब पेशेंट की जो है उसके अंदर कौन कौन से लक्षण उपस्थित है वो देखेंगे, और हिस्ट्री देखेंगे कि पहले से उसको कोई बीमारी तो नहीं थी ब्रेन की,
ठीक है, या ऐसा कोई हार्ट की बीमारी या ऐसा कुछ एथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस या ऐसी कोई बीमारी तो नहीं थी पहले, उसको वो उसकी पता लगाएंगे, हिस्ट्री लेंगे। उसके अलावा CSF एग्जामिनेशन करेंगे, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड देखेंगे, उसके अंदर कोई एबनॉर्मलिटीज तो नहीं, कोई इन्फेक्शन वगैरह या ऐसी कुछ एबनॉर्मलिटीज तो नहीं मिल रही अपने को, ठीक है। उसके अलावा MRI करते हैं इसके अंदर, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, और PET पोजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, ये टेस्ट करेंगे इसके अंदर। अपन देखिए MRI वगैरह ये नॉर्मली सब में जो ब्रेन डिजीज होगी उसके अंदर करते हैं, CT स्कैन MRI वगैरह, तो ये इसके डायग्नोसिस होंगे। सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन, CSF का कलेक्शन लेंगे, MRI करेंगे और PET करेंगे इसके अंदर। फिर बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में सबसे मेडिकल मैनेजमेंट, कौन कौन सी ड्रग अपन इसको देंगे उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले एंटी पार्किंसन ड्रग्स आती है, एंटी पार्किंसन ड्रग होती है, कौन सी होती है, लीवोडोपा, फिर सेकंड है डोपामिन एंटागोनिस्ट, डोपामिन अगोनिस्ट, एक होता है अगोनिस्ट, एक होती है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट मतलब विपरीत, उसको रोकती है, और अगोनिस्ट उसको बढ़ाएगी, तो डोपामिन लेवल को बढ़ाने का काम करेगी ये ड्रग। जैसे एपोमॉर्फिन, तीसरी ड्रग हो जाएगी इसके अंदर मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज, ये एंजाइम्स होती है उसके इनहिबिटर्स होगी, मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज बीटा इनहिबिटर। बीटा इनहिबिटर और एंटी कोलिनिस्ट्रेज, एंटी कोलिनर्जिक। एंटी कोलिनर्जिक मतलब एसिटाइल कोलिन के सिक्रीशन को कम करेगी, और एंटीवायरल थेरेपी। एंटीवायरल थेरेपी, तो इसके अंदर ये मेडिकेशन दी जाती है। एंटी पार्किंसन ड्रग डोपामिन अगोनिस्ट मतलब डोपामिन के लेवल को बढ़ाने का काम करेगी, मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज बीटा इनहिबिटर्स, ठीक है, और एंटी कोलिनर्जिक मतलब जो एसिटाइल कोलिन है उसके सिक्रीशन को कम करेगी, और एंटीवायरल थेरेपी, अगर वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो एंटीवायरल थेरेपी देंगे। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट, तो नर्स का क्या रोल होगा इसके अंदर? सबसे पहला पॉइंट है न्यूरोलॉजिकल स्टेटस एसेस करना, स्टेटस एसेस करना चाहिए मतलब चेक करना चाहिए। न्यूरोलॉजिकल स्टेटस का मतलब उसकी ब्रेन की फंक्शनिंग, जैसे कि मान लो ब्रेन सही तरीके से मूवमेंट कर पा रहा नहीं कर पा रहा है, ठीक है, कोई जैसे उसके व्यवहार में, उसके बोलने में, उसके जो है काम करने में क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है, उसके शारीरिक एवं मेंटलिटी में क्या चेंजेस आए हैं, उस चीज़ों का पता लगाना। फिर उसकी निगलने में और कोई चीज़ चबाने की एबिलिटी चेक करनी, क्योंकि इस पेशेंट को चबाने और निगलने में आज परेशानी आती है,
एसेस करना चाहिए। पेशेंट की सॉलो एवं च्युइंग एबिलिटी, मतलब किसी चीज़ को निगलना और चबाना एंड, ठीक है, उसकी एबिलिटी क्या आपको चेक करनी है। नेक्स्ट उसको क्या करना है, प्रोवाइड हाई कैलोरी डाइट, हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन, हाई फाइबर डाइट। ठीक है, पेशेंट को क्या करना है, हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन, हाई फाइबर डाइट दी जाती है इसके अंदर। इंक्रीज फ्लूइड इंटेक, पानी पीने के लिए ज़्यादा उनको कहना है, कितना, लगभग 2000 ml पर डे, 2 लीटर लगभग 2000 ml पर डे, नॉर्मल है, वैसे इतना पीना चाहिए। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन कब्ज हुई है नहीं हुई इसका पता लगाना, मॉनिटर। कॉन्स्टिपेशन, ये पेशेंट को कब्ज हुई है नहीं हुई है उसका पता लगाना। ठीक है, उसके बाद है विटामिन B6 लेने के लिए मना करना। विटामिन, पेशेंट को विटामिन B6 फूड खाने के लिए मना करना। मना करना चाहिए क्योंकि विटामिन B6 एंटी पार्किंसन मेडिकेशन, जो मेडिसिन दे रहे हैं उसके इफेक्ट को कम कर देते हैं। ब्लॉक मतलब बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं, ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ एंटी पार्किंसन ड्रग के इफेक्ट को कम कर देता है। इसलिए विटामिन B6 अपन को नहीं देना एंटी पार्किंसन पेशेंट को, याद रखना। इसके अलावा फिजिकल थेरेपी देनी है उसको, प्रमोट फिजिकल थेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन। ठीक है, पेशेंट को फिजिकल थेरेपी दी जाएगी। फिजिकल थेरेपी मतलब उसको चलने फिरने में दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो उसको चलाने के लिए, कोई भी काम करने के लिए उसको थेरेपी दी जाएगी, एक्सरसाइज वगैरह बताई जाएगी, ठीक है। एंटी पार्किंसन डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब एंटी पार्किंसन ड्रग देनी है, डॉक्टर द्वारा
पेशेंट को देनी चाहिए। ठीक है, डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड एंटी पार्किंसन ड्रग पेशेंट को देनी चाहिए। तो ये इसके कुछ नर्सिंग असेसमेंट है, नर्सिंग मैनेजमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को असेस करना चाहिए। मतलब पेशेंट जो है उसकी जो ब्रेन की एक्टिविटीज में, उसके बिहेवियर में, उसके सोचने समझने की क्षमता, चलने फिरने की, कुछ काम करने की उसकी क्षमता में क्या परेशानी आ रही है या क्या चेंजेस आए हैं वो पता लगाने और नोट करने। उसके अलावा पेशेंट को निगलने में और कोई चीज़ चबाने में कितनी दिक्कत आ रही है या दिक्कत आ रही है या नहीं आ रही है, उस चीज़ को नोट करना है। पेशेंट को हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन, हाई फाइबर डाइट देनी है। हाई फाइबर दे रहे ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो, हाई प्रोटीन हाई कैलोरी इसलिए दे रहे ताकि ना वो डोपामिन वगैरह जो वेल डिजनरेट हो रहे हैं तो नया बनने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होगी, तो उसलिए इसको प्रोटीन वगैरह की हाई देनी डाइट। इंक्रीज फ्लूइड इनटेक 200 ml पर डे। ठीक है, 200 ml उसको क्या ज़्यादा फ्लूइड भी देना है। ठीक है, मॉनिटर फॉर कॉन्स्टिपेशन कि उसको कब्ज वगैरह तो नहीं है उसका पता लगाना है। उसके अलावा पेशेंट को विटामिन B6 नहीं देना है फूड के साथ, कि अगर मान लो ऐसा खाना नहीं देना जिसके अंदर विटामिन B6 हो, क्योंकि अगर वो लेगा विटामिन B6 तो विटामिन B6 क्या करता है, एंटी पार्किंसन ड्रग्स है ना उसके इफेक्ट को कम कर देता है। विटामिन B6 एंटी पार्किंसन ड्रग के इफेक्ट को कम कर देता है, तो उसको विटामिन B6 की ड्रग नहीं देनी है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, उसके अलावा उसको फिजिकल थेरेपी और रिहेबिलिटेशन, मतलब उसको चलने फिरने में कोई काम करने में दिक्कत आ रही है तो उसको एक्सरसाइज बतानी कि ये एक्सरसाइज करो जिससे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, चलने में आसानी रहेगी या कोई काम करने में आसानी रहेगी, उसको एक्सरसाइज बतानी है। उसके अलावा डॉक्टर के द्वारा जो प्रिस्क्राइब्ड एंटी पार्किंसन ड्रग है वो देनी है। ठीक है, ये उसके कुछ पॉइंट है। और अगर मान लो कोई डिफिकल्टीज या कोई ऐसा कुछ साइलेंट सिम्टम ज़्यादा होने लगे तो डॉक्टर को बताना है वापस, ऐसा नहीं कि खुद ब खुद ऐसा कुछ ना कुछ करने बैठ जाए, ऐसा नहीं है। उसके अलावा वाइटल साइन वगैरह चेक करते रहना है। न्यूरोलॉजिकल उसके फंक्शंस है, उसकी कॉग्निटिव प्रोसेस है वगैरह है वो चेक करते रहना है। ठीक है, ये बहुत सारे उसके अंदर पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन कुछ ये खास पॉइंट है 5-6 पॉइंट, जो 7-8 पॉइंट है ये आप कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ पार्किंसन डिजीज के बारे में। ये पार्किंसन डिजीज क्या होता है, पार्किंसन डिजीज मस्तिष्क की ऐसी बीमारी है जिसमें डोपामिन बनाने वाले न्यूरॉन जो है वो नष्ट हो जाते हैं। और डोपामिन का काम क्या होता है कि डोपामिन जो है वो एक बेसल गैंग्लिया नामक एरिया होता है ब्रेन के अंदर, उसको कंट्रोल करता है। और उस एरिया का काम क्या होता है, कोई भी मूवमेंट को शुरू कराना या खत्म कराना। तो क्या होगा कि वो चीज़ डोपामिन बनेगा नहीं, डोपामिन का लेवल कम होगा तो बेसल गैंग्लिया भी अपना काम करेगा नहीं। तो क्या होगा, पेशेंट को चलने फिरने में या कोई भी काम जो है, कोई भी मूवमेंट शुरू कराने में उसको दिक्कत आएगी। ठीक है, तो जैसे चलना चाह रहा है तो लेकिन वो चलने स्टार्ट ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि जो कोई भी मूवमेंट को स्टार्ट कराना और खत्म कराना कौन कंट्रोल कर रहा है, बेसल गैंग्लिया। और वो जो पार्ट है वो डिप्रेस हो चुका, वो जो है अपना काम सही से नहीं कर रहा है क्योंकि डोपामिन लेवल ऑलरेडी कम हो चुका है। तो पार्किंसन डिजीज के अंदर ये देखा जाता है। ठीक है, माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर तो क्या हो रहा था, एसिटाइल कोलिन बनाने वाली नर्व, जबकि इसके अंदर डोपामिन बनाने वाली नर्व, ये फर्क होता है दोनों में। ठीक है, उसके अंदर एसिटाइल कोलिन बनाने वाली नर्व्स और मसल्स के बीच में जो है उसका आदान प्रदान नहीं होता है एसिटाइल कोलिन का, जबकि इसके अंदर क्या होता है कि डोपामिन बनाने वाले न्यूरॉन के अंदर डोपामिन ही नहीं बन रहा है, वो न्यूरॉन खुद नष्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये उन दोनों के अंदर फर्क है। ठीक है, अपना काम पूरा कर लेना, नोट्स बना लेना, और कोई भी दिक्कत आए इसको समझने में वगैरह में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज कर देना वापस। ठीक है।